6 अक्टूबर 2025 और 6 अक्टूबर को हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए। ऊपर से हम सारे क्वेश्चन सीक्वेंस से करते हुए आ रहे हैं। तो जरा देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक और सवाल। इस क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ को देखकर आपने इस ग्राफ के फीचर देखकर बताना है कि जो मोशन डिस्क्राइब की गई है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं। तो देखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जब कभी दो क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ मस्ट बी स्ट्रेट लाइन एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो आप देख लीजिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन हमें ओरिजिन में से पास होती भी नजर आ रही है। तो स्ट्रेट लाइन होना, ओरिजिन में से पास करना और दूसरी बात एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट साइन में होना, इसका मतलब है कि लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होना चाहिए। इस लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होना चाहिए। जब लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव होगा तो एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा और जहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है वहाँ डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा। तो ऐसी कंडीशन में ग्रेडियंट नेगेटिव होता है। तो इफ अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन with negative gradient, it shows that acceleration is directly proportional with displacement in opposite direction। तो ये बिल्कुल ABCD है। असल बात पर आइए, कह रहे हैं टाइम कैलकुलेट करें। इस जैसा, बिल्कुल इस जैसा एक सवाल हम कल कर चुके हैं, इसलिए मैं इस सवाल को पूरा दोबारा करके आपका टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको सिखाऊंगा कि अगर आप ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लें तो ये बन जाता है -a/x और ओमेगा में 2 पाई/कैपिटल T लिख दें तो आपको कैलकुलेट करना है टाइम। 2 पाई कांस्टेंट है, a और x आप ये वाली वैल्यू उठा लीजिए। a की जगह 0.8 लिख लें, x की जगह -12 लिख लें। सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा। तो ये ऐसा सवाल नहीं है, हम बिल्कुल ऐसा सवाल कल कर चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं कराना चाहिए। अच्छा, सेकंड इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहे हैं ग्राफ में बताइए काइनेटिक एनर्जी कहाँ जीरो होती है। वहाँ P लिख दें, काइनेटिक एनर्जी कहाँ जीरो होती है। तो आपको याद होगा कि मैं ज़्यादातर पेंडुलम वाली एग्जाम्पल से ही समझाने में आसानी महसूस करता हूँ। जब पेंडुलम एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसकी वेलोसिटी भी ज़ीरो होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होती है। और एक्सट्रीम पोजीशन जब मिलती है जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के बराबर हो। तो एम्पलीट्यूड 12 है और जब एम्पलीट्यूड 12 होगा तो यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लेटर P लिखिए वहाँ जहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो है। तो ज़ीरो काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर होती है, एम्पलीट्यूड पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होती है। एक और बात कह रहे हैं, लेटर Q लिखिए जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो। तो ये क्वेश्चन बहुत पुराने पेपर में एक दफ़ा आया हुआ है कि हम काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन के बराबर लिखवाते थे। ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए और इक्वेट करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल करके x बराबर आता है, x बराबर आता है 0.7x0। कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ बहुत पुराने पेपर में ये सवाल आया हुआ है, बहुत पुराने पेपर में ये सवाल आया हुआ है कि जब डिस्प्लेसमेंट
एम्पलीट्यूड का 70% होता है। जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का 70% होता है तो वहाँ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक है जनाब। अच्छा जी, इसमें आ जाइए, बताइए एम्पलीट्यूड 12 है, 12 का आप निकाल लीजिए 70%। तो 70% जो होगा ना, 12 का 70%, कोई बच्चा बता सकता है 12 का 70%? ठीक है जनाब, तो वो 70% जो होगा ना, ऐसी अंदाजे से मैं लगा रहा हूँ वो यहाँ पर होगा। तो इस जगह पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। देखिए पूरा एम्पलीट्यूड 12 है, 12 का 70% निकालें, जो नंबर आ रहा है अगर आप बता सकें, 12 7 84, 8.4 होगा। तो 8.4 पर जी, 8.4 पर, अब 8.4 कोई एक्यूरेट नहीं लगाए, अंदाजे से लगा दें, ये मैंने लगा दिया। तो दिस इज क्यू इस डिस्प्लेसमेंट पर। इसी तरह इस डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होंगी। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो तो आप इस वाली कैलकुलेशन को जो मैंने बताया है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन, दोनों को इक्वल लिखें। बहुत पुराने पेपर में ये सवाल आया हुआ है। और सॉल्व करके एक्स निकाल लें। जब आप एक्स निकालोगे तो एक्स एक्स नॉट का 70% आएगा, 70% आएगा। तो चाहे तो याद कर लें कि एम्पलीट्यूड के 70% पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है। उसी नॉलेज को लेकर, और मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, देखो अगर आपने पास पेपर सही से किए हुए हो तो ये वाला सवाल बहुत पुराने पेपर में आया हुआ है। वहां पे उसने ड्राइव करवाया था, यहाँ पे उसने डायरेक्ट पूछ लिया। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का 70% है। खैर मैंने काफ़ी टाइम दे दिया इस पार्ट को। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन बीच में एक ट्रॉली है, ट्रॉली के लेफ्ट और राइट के ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग की लेंथ एल है, स्प्रिंग की लेंथ एल है, और फिर इस ट्रॉली को किसी एक तरफ खींच कर छोड़ दिया है। बताइए जब इसको एक तरफ खींचेंगे तो यकीनन एल की वैल्यू इंक्रीज होगी, एल की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब खींच के छोड़ देंगे तो ये ट्रॉली इस तरफ आएगी, और जब इस तरफ आएगी तो एल की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जब ट्रॉली लेफ्ट और राइट ऑसिलेट करती है, जब ट्रॉली लेफ्ट और राइट ऑसिलेट करती है तो लेंथ की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है। आप देखिए लेंथ इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ये लेंथ का ग्राफ दिया हुआ है। इस लेंथ के ग्राफ में कल मैंने सिखाया था कि आप एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। कल मैंने एक मेथड सिखाया था, उस मेथड को सामने रखते हुए मैं किसी बच्चे से पूछना चाहूँगा कि मुझे बताइए, उस कल वाले मेथड को जहन में रखते हुए, बेटा मरवा आप हमें बता सकती हैं, कल की आप क्लास में थी, कि अगर आपको ग्राफ दिया हुआ हो और पूछे बताइए इसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो आप बता सकती हैं व्हाट इज द एम्पलीट्यूड? 25 माइनस, बिल्कुल सही आपने कहा। ठीक है, कल वैसे मैंने यूँ पढ़ाया था कि एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम आ जाए 10 और उसको हाफ कर लें, लेकिन आपने ये बताया इट इज़ ऑल्सो परफेक्ट। परफेक्ट, इट इज़ 5 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अच्छा जी, ये एम्पलीट्यूड हो गया 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहे हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालें। एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ से यहाँ तक ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है। एक ऑसिलेशन का टाइम 4 सेकेंड, और अगर टाइम 4 सेकेंड है तो मैं सवाल कंप्लीट नहीं कर रहा, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। और अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी आ जाए तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद मैक्सिमम स्पीड निकालनी है, और मैक्सिमम स्पीड होती है ओमेगा एम्पलीट्यूड। आपके पास बेटा ओमेगा यहाँ से आया हुआ होगा, एम्पलीट्यूड बेटा ये रहा। सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी।
तो आसान सवाल है, ये मैं नहीं करा रहा, सारी वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं और ऐसा सवाल हम कल कर चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट मुझे लगता है ये समझाने वाला है। आपसे कह रहे हैं कि जो क्वांटिटीज ऊपर आ चुकी हैं उन्हें छोड़ दीजिएगा। जो क्वांटिटीज ऊपर आ चुकी हैं, एम्पलीट्यूड आ चुका है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, स्पीड आ चुकी है, इन तीन बातों को छोड़कर आप ऊपर वाले ग्राफ को गौर से पढ़ें और कैलकुलेशन करे बगैर बताएं कि 0 सेकंड से 24 सेकंड तक, यानी पूरे ग्राफ में आप ऊपर वाले ग्राफ को देखकर क्या डिड्यूस कर सकते हैं। एंड इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। ऊपर वाले ग्राफ को देखें और ऊपर वाला ग्राफ देख के बताएं कि हम क्या 3 बातें ग्राफ में से डिड्यूस कर सकते हैं इन 3 बातों के अलावा। तो आइए देखते हैं हम ग्राफ में क्या क्या चीज़ देख रहे हैं। देखिए जनाब, कल की क्लास के अंदर हमने एक बात पढ़ी थी कि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड शुरू की 1 2 3 3 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड सेम है। फर्स्ट 3 ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन 3 ऑसिलेशन के बाद एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। और अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो इट इज कॉल्ड डैम्पिंग। डैम्पिंग में एनर्जी लॉस की वजह से एम्पलीट्यूड कम होने लगता है। ठीक है जनाब। तो 1 2 1 2 3, फर्स्ट 3 ऑसिलेशन, फर्स्ट 3 ऑसिलेशंस with no damping। ठीक है ना, फर्स्ट 3 ऑसिलेशंस में कोई डैम्पिंग नहीं है। और ये पहली बात आ गई हमारे पास, ठीक। और उसके बाद अगर मैं आगे लिखूंगा तो जाहिर सी बात है वो बेवकूफ़ाना बात लगेगी कि हाँ सर 3 ऑसिलेशन के बाद डैम्पिंग है, 3 ऑसिलेशन के बाद डैम्पिंग है। ठीक है जी। एक बात ये मुझे नज़र आ रही है। दूसरी बात बेटा मुझे ये नज़र आ रही है कि एक ऑसिलेशन का टाइम 4 सेकेंड है। ये बात इन फर्स्ट 3 क्वांटिटीज में शामिल नहीं है। ठीक है जनाब। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 4 सेकेंड। जितनी भी ऑसिलेशन हो रही हैं सर, वो सारी की सारी ऑसिलेशन, वो सारी की सारी ऑसिलेशन जो हैं वो 4 सेकेंड्स की हैं। उसके बाद ये बताइए इस ग्राफ से और क्या मुझे नज़र आ रहा है। सर इस ग्राफ से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब इन्होंने ट्रॉली को नहीं खींचा था, पुल नहीं किया था, तो लेंथ एल थी। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जब ट्रॉली को खींचा, तो अगर ट्रॉली को राइट हैंड पे पुश किया है, राइट हैंड पे पुश किया है तो लेंथ की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है जनाब। और लेफ्ट पे किया होगा तो लेंथ की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप देखिएगा, फर्स्ट वैल्यू बड़ा नंबर है, फर्स्ट वैल्यू बड़ा नंबर है, दैट इज 25 सेंटीमीटर, दैट इज 25 सेंटीमीटर। तो ट्रॉली को पुल किया है राइट हैंड की तरफ, क्योंकि अगर मैं इसको राइट हैंड की तरफ लेके जाता हूँ तो राइट हैंड पर एक बड़ी वैल्यू से ऑसिलेशन स्टार्ट होगी, स्टार्ट बड़ी वैल्यू से होगी और उसके बाद फिर वैल्यू छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रॉली को राइट हैंड की तरफ पुल किया गया है। ट्रॉली इज पुल्ड टू राइट साइड फॉर फर्स्ट ऑसिलेशन। और भी हो सकता है कि कोई दूसरी बात आपको इसमें से अच्छी नज़र आ रही हो। मुझे तो ये नज़र आ रही है कि फर्स्ट 3 ऑसिलेशन नो डैम्पिंग, आफ्टर 12 सेकेंड देयर इज लाइट डैम्पिंग। लाइट डैम्पिंग का मतलब होता है कि एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। ठीक है जनाब। आफ्टर 12 सेकेंड लाइट डैम्पिंग। और ट्रॉली को राइट हैंड की तरफ पुल्ड किया गया है, ट्रॉली को राइट हैंड की तरफ पुल्ड किया गया है, इसीलिए जो ऑसिलेशंस हैं वो एक बड़े नंबर से स्टार्ट हो रही हैं।
तो बेटा मार्किंग स्कीम में अगर आप और देख लेंगे तो शायद आपको कुछ और भी पॉइंट इसमें से बेहतर नजर आने लगे। जो मेरे माइंड के अंदर आ रहे हैं वो मैंने आपको सुना दी है कि मुझे ये 3 बातें नजर आ रही हैं। कोई बच्चा कोई बात ऐड करना चाहे तो मैं वेट करूंगा। किसी बच्चे को इस ग्राफ में कोई और बात नजर आ रही हो? वैसे आपस की बात है, ग्राफ में कमेंट्री करना वैसे ही मुश्किल काम होता है। जो 3 बातें मुझे नजर आ रही हैं ये भी काफी हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए यहाँ पर। जब यहाँ पर आते हैं ना, तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि वेलोसिटी का ग्राफ टीचर ने सिखाया था कि इस शक्ल का होता है। ठीक है जनाब, इस शक्ल का होता है। ठीक, इस सवाल में देखते हैं कि किस शक्ल का होगा। इस क्वेश्चन में देखते हैं। पहली बात तो जरा ये देखिए बेटा कि लेंथ की वैल्यूज 25 और 15 के बिटवीन में है। लेंथ की वैल्यूज 25 और 15 के बिटवीन में है। तो एक बात तो पक्की है कि सर इसमें जो ग्राफ बनेगा ना वो 15 और 25 के बिटवीन होगा। ठीक है जनाब, 25 और 15 के बिटवीन में होगा। जो हमें ग्राफ दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा नंबर 25 है, सबसे छोटा नंबर 20 है, और उसके बिटवीन में ग्राफ इस तरह से वेरिएशन कर रहा है। अच्छा, जब ट्रॉली 25 सेंटीमीटर पर होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी। जब ट्रॉली 20 सेंटीमीटर की पोजीशन पर होगी तो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी। और आपको पता है एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है। 15 सेंटीमीटर जब स्प्रिंग होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी। स्प्रिंग की लेंथ 25 सेंटीमीटर होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है। तो यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो होगी, यहाँ पर भी वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है जनाब, दोबारा देखिए। जब ऑसिलेशन करते हुए ये ट्रॉली की स्प्रिंग की लेंथ, बेटा स्प्रिंग की लेंथ जब 25 सेंटीमीटर पर पहुंचेगी, स्प्रिंग 25 सेंटीमीटर लंबा होगा, तो ट्रॉली एक्सट्रीम पोजीशन पर होगी। जब ट्रॉली 10 सेंटीमीटर की लेंथ पर आएगी तो वो लेफ्ट हैंड की एक्सट्रीम पोजीशन होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है, तो इन दोनों जगह पे तो वेलोसिटी जीरो होगी। अच्छा, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी बेटा एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा, 20 वाला नंबर मीन पोजीशन है। 20 वाला नंबर मीन पोजीशन है। आपको पता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की है, जो कि मैंने यहाँ लिखी नहीं है। मैं एक देख लूँ मार्किंग स्कीम में क्या लिखी हुई है। लिखी हुई है जी 7.9। मैक्सिमम वेलोसिटी लिखी हुई है 7.9। अभी तो 7.9 है ना, तो ग्राफ में ये तकरीबन 8 ही हो जाएगा। ग्राफ में तकरीबन 8 ही हो जाएगा। ये 6 है बेटा, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। 8 ये वाली लाइन है, और 6, 7, 8 ये वाली लाइन है। ठीक है जी, हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई हो, लेकिन खैर 20 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी यहाँ पर होगी मैक्सिमम। 20 सेंटीमीटर की लेंथ पर वेलोसिटी यहाँ पर होगी मैक्सिमम। ठीक है जनाब, ये रेड लाइन बस मैंने अपनी आसानी के लिए लगाई है। ये मैंने अपनी आसानी के लिए लगाई है। जब स्प्रिंग की लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। 20 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एंड मैक्सिमम वेलोसिटी 7.9 राउंडेड ऑफ टू 8। अब इन सबको मिला लें। जब आप इन सबको मिलाएंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि शेप बिल्कुल ये वाली बने। ठीक है जनाब, इसके अंदर आपको साफ नज़र आ रहा है कि शेप ये वाली बनेगी भी नहीं। इसकी जो शेप बनेगी इट इज़ अ क्लोज कर्व, और क्लोज कर्व में वाई एक्सिस पे ये क्यों स्ट्रेच हो गया है, क्योंकि उन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर ग्रिड बड़ा बनाया है। वाई एक्सिस पे उन्होंने ग्रिड बड़ा बनाया है। अगर ये वाई एक्सिस पे छोटा ग्रिड बना दे तो मैं ऐसा ग्राफ भी बना सकता हूँ। अगर वाई एक्सिस पे वेलोसिटी का ग्रिड छोटा कर दें, स्केलिंग छोटी कर दें, तो ग्राफ ये वाला भी बन सकता है। तो ग्राफ की शक्ल वो वाली नहीं आ रही जो हमने याद करवाई हुई है। इसलिए आप परेशान ना होइएगा कि सर वो वाला ग्राफ क्यों नहीं बना। वजह क्या है? सर इन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर ग्रिड बड़ा ले लिया है। ग्रिड बड़ा लेने की वजह से जो ग्राफ है वो स्ट्रेच हो गया है अलोंग वाई एक्सिस।
वाई एक्सिस के ऊपर स्ट्रेच हुआ हुआ ग्राफ लग रहा है। रीजन ये है क्योंकि उन्होंने वाई एक्सिस के ऊपर ग्रिड बड़ा बनाया हुआ है। एक बात, दूसरी बात बेटा ये कि आज मैं जिस रूम में बैठ के पढ़ा रहा हूँ तो मैंने इसका शायद दरवाजा बंद किया हुआ है। पता नहीं कि इंटरनेट सही आ रहा है या नहीं। बेटा फाइक, आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ आ रही है या गड़बड़ लगे तो बताइएगा, तो मैं दरवाजा खोल के, यूजुअली दरवाजा खोल के पढ़ाता हूँ। फाइक बेटा, आवाज़ आपको साफ आ रही है मेरी? ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन भी हो गया खत्म। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 8 में एक शेप्ड यू ट्यूब है। यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड की जो लेंथ है वो एल है। यानी यहाँ से यहाँ तक लिक्विड की जो लेंथ है वो एल है, और ऑब्वियसली ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब आप अगर किसी मैकेनिज्म से यहाँ से गैस का प्रेशर या गैस या हवा जोर से मारें, तो अगर आपने इस पार्ट में जोरदार हवा मारी, गैस थ्रो की, तो ये वाला पार्ट नीचे चला गया और ये वाला पार्ट ऊपर चला गया। इसका मतलब है लिक्विड एक्स डिस्प्लेस हो गया यहाँ नीचे की तरफ, और यहाँ डिस्प्लेस हो गया ऊपर की तरफ। दोनों तरफ एक्स डिस्प्लेस हो गया, और डिस्प्लेस करके आपने छोड़ दिया। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये जो लिक्विड है ना, ये लिक्विड ऊपर नीचे ऊपर नीचे इसमें ऑसिलेशन करने लगेगा। ठीक है, प्रैक्टिकली तो बड़ा मुश्किल है इस तरह ऑसिलेशन कराना, लेकिन सोचें कि ठीक है जी ऑसिलेशन कर रहा है। जब ये ऑसिलेशन कर रहे हैं तो वी आर गिवन एन इक्वेशन। कह रहे हैं इस इक्वेशन को सामने रखें और हमें बताएं कि ये इक्वेशन किस तरह शो कर रही है कि लिक्विड इन द ट्यूब अंडर गोइंग एस एच एम। तो इसका आंसर ये है कि सर एक्सिलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जनाब, एक्सिलरेशन डिस्प्लेसमेंट के साथ। सर बेटा मैं पूरी स्पेलिंग नहीं लिख रहा। एक्सिलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जनाब, और इस माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, माइनस साइन shows acceleration in opposite direction of displacement। ठीक है जनाब, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के साथ, और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये शो करता है कि ये एस एच एम है, और इस इक्वेशन में जी अपॉन एल कॉन्स्टेंट है। जी अपॉन एल इज कॉन्स्टेंट। ठीक है बेटा, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। कभी भी आपसे कहे कि भाई एस एच एम प्रूव करना है, तो आपने जबरदस्ती ढूंढना है कि एक्सेलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्प्लेसमेंट। फिर आपको कोई माइनस नजर आ जाए तो कहते हैं अपोजिट इन डायरेक्शन, और जो चीज ब्रैकेट में है इट इज कांस्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करें तो बेटा ए के बराबर है, एक्स के बराबर है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन एल के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल के बराबर है। ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल के बराबर है। वी हैव टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। सर टाइम पीरियड के लिए ओमेगा की जगह लिखोगे 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा की जगह लिखोगे 2 पाई अपॉन टी, एंड वी हैव टू कैलकुलेट टी। तो बेटा टी को सब्जेक्ट बना लो। जब आप टी को सब्जेक्ट बनाओगे, टी को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये जो जी अपॉन एल है ये बन जाएगा एल अपॉन जी। ठीक है जनाब, 2 पाई स्क्वायर सर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। मैंने
टी को सब्जेक्ट बना दिया, टी स्क्वायर को बेटा सब्जेक्ट बना दिया। अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि जी कांस्टेंट है, आपको पता है। लेंथ की वैल्यू सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में बेटा मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सारी वैल्यूज आप इसमें पुट करोगे और सारी वैल्यूज पुट करके जब आप बेटा इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपको मिल जाएगा टाइम, और टाइम होगा जनाब 0.85 सेकेंड। बेटा आसान सा सवाल होता है तो मैं उस पर टाइम नहीं लगाता। काम की बात मुझे ये सिखानी थी कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई हो तो उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कीजिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लें। ओमेगा स्क्वायर में से बेटा टाइम कैलकुलेट करना कोई मुश्किल काम नहीं है क्योंकि सब कुछ गिवन है। मुश्किल सवाल तो ये वाला है, मुश्किल सवाल ये वाला है। ये सवाल आसान नहीं है कैलकुलेट करना। कैसे सर? इस क्वेश्चन को कराने के लिए ना आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स समझाना होगी, और अगर आपको वो मैथ नहीं आती होगी तो बेटा आपको ये सवाल मैं नहीं करा पाऊंगा। तो ज़रा थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़िएगा। मैथमेटिक्स क्या है तो ज़रा सुने। मैथमेटिक्स ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस एक्स है, कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस एक्स है, मैंने उसकी प्राइस 6% कम कर दी, 6% कम कर दी, तो इसका मतलब है उसकी प्राइस 94% रह गई। ठीक है जनाब, थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। प्राइस 6% कम कर दी, इसका मतलब है उसकी प्राइस 94% हो गई। ठीक है, 1 वीक के बाद मैंने कहा इसकी प्राइस 6% और कम कर दो, यानी जो प्राइस बाकी बची है, जो प्राइस बाकी बची हुई है उसको 6% फर्दर डिक्रीज कर दो। फर्दर, जब आप फर्दर डिक्रीज करोगे ना तो जो रिजल्ट आया हुआ था उसका फर्दर 94%। फिर 1 वीक गुजरा, मैंने कहा इसकी प्राइस फर्दर 6% कम कर दो, 6% कम कर दी तो उसकी प्राइस 94% फर्दर रह गई। तो मैंने इसकी प्राइस 3 टाइम्स 6% कम करी है, 6% प्राइस 3 टाइम कम की है। ये है 1 टाइम, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक लेटर, 2 वीक्स लेटर, 3 वीक्स लेटर। सर आप सब जानते हो 94%, सर परसेंट हटाए ना तो ये बन जाता है 0.94, परसेंट हटाए ना तो ये 0.94, सर परसेंट हटाए ना तो 0.94। ठीक है जनाब, 0.94। ठीक है जनाब, जो उसकी असल प्राइस थी, सर उसकी असल प्राइस का, असल प्राइस थी एक्स, सर असल प्राइस का 6% कम करते करते यहाँ आ गए, और इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बोले तो ये बन जाएगा 0.94 का क्यूब, 0.94 का क्यूब। और जो बच्चे मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो एपीजीपी पढ़ते हैं, तो एपीजीपी के अंदर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है, ए आर की पावर एन माइनस वन। तो ये उसी तरह की कुछ बात हो रही है जिसमें ए फर्स्ट टर्म है और रेशो आप 6% से कम करते जा रहे हैं। खैर, एपीजीपी को छोड़कर अगर हम इसको बच्चों वाली मैथ में भी लेके जाएं तो मेरे ख्याल में बात अब क्लियर हो चुकी है कि किसी चीज़ की प्राइस को मैंने 6% कम किया तो 94 हो गई, फर्दर 94 हो गई, फर्दर 94 हो गई, तो ये प्राइस 94% का क्यूब बन गई। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो अब हम अपने फिजिक्स वाले क्वेश्चन में जाते हैं। बेटा फिजिक्स वाले क्वेश्चन में आ जाए, बेटा फिजिक्स वाले क्वेश्चन में आ जाए। फिजिक्स वाला क्वेश्चन ये है कि लिक्विड ऑसिलेशन कर रहा है पर उसमें डैम्पिंग हो रही है। डैम्पिंग का मतलब उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। डैम्पिंग का मतलब उसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। आफ्टर ईच साइकिल, आफ्टर ईच ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड 6% रिड्यूस हो रहा है। अगर 6% रिड्यूस हो रहा है तो एम्पलीट्यूड आफ्टर 1
ऑसिलेशन सर 94% कम हो जाएगा, यानी 0.94। आफ्टर 2 साइकिल स्क्वायर कम हो जाएगा, आफ्टर 3 साइकिल क्यूब कम हो जाएगा। ठीक है जनाब, क्यूब कम हो जाएगा। ठीक है जनाब, तो अब यही क्वेश्चन है। ये बताइए इस इक्वेशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, एनर्जी की इक्वेशन क्या होती है, तो आप कहेंगे सर एनर्जी की इक्वेशन होती है हाफ मास ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स नॉट स्क्वायर इट इज इनिशियल एनर्जी, इट इज इनिशियल एनर्जी। और एनर्जी आफ्टर 3 साइकिल, सर आफ्टर 3 साइकिल this half remain same, mass remain same, omega remain same। सर डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है, डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता है, और एम्पलीट्यूड कितना रिड्यूस होगा, 6% रिड्यूस हुआ है, तो रह गया 94%। और 94% को मैंने लिखा 0.94 का क्यूब, 0.94 का क्यूब। और ये एक्स नॉट, ये एक्स नॉट एज इट इज है, ये एक्स नॉट एज इट इज है। एक्स नॉट की वैल्यू 6% कम हो गई, और 6% कम होके 94% रह गई आफ्टर 3 साइकिल, ये क्यूब आ गया। अब आप इस इक्वेशन को अगर सिंपलीफाई करोगे तो हाफ कैंसिल, मास कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक्स नॉट स्क्वायर के साथ कैंसिल, तो ऊपर बाकी बचा 0.94 की पावर 3 टू ज़ा 6, 0.94 की पावर 3 टू ज़ा 6। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट बेटा कोई बच्चा मुझे बताएगा क्या आ रहा है, 0.94 की पावर 6 का रिजल्ट क्या आ रहा है, मार्किंग स्कीम में लिखा है 0.69, बेटा चेक करना 0.69। ठीक है जनाब, तो इस क्वेश्चन में समझाने वाला काम था, समझाने वाला काम होता है मैं थोड़ी लंबी कर लेता हूँ, लेकिन ऊपर वाला पार्ट तो बेटा पुराने सवालों की जैसा था कि टाइम निकालें, तो ये तो हम 50 दफा कर चुके हैं। इसमें सर कोई खास बात नहीं थी, नया सवाल ये था कि डैम्पिंग में एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन 6% की हो रही है। जब 6% रिडक्शन हो जाएगी तो रिमेनिंग एम्पलीट्यूड विल बी 94%, परसेंट हटाया तो 0.94, 3 साइकिल्स की बात हो रही है तो क्यूब बन गया, और फॉर्मूले में स्क्वायर था, तो इस स्क्वायर की वजह से ये पावर बन गई 6। पावर 6 को सॉल्व करा, आंसर आ गया 0.69। चलें जी और आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एसएचएम की डेफिनेशन करें, नहीं लिख रहे सिर्फ बता रहे हैं, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद डिस्प्लेसमेंट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी, अगेन अ ट्रॉली क्वेश्चन। ट्रॉली क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको याद है बेटा कभी भी इक्वेशन दी हुई हो और आपसे टाइम पूछ रहे हो, फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हो, तो आप उस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा दो। जब आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे तो एक्सेलरेशन कैंसिल, डिस्प्लेसमेंट कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2k/m, 2k/m। यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा की जगह लिख दीजिएगा बेटा 2 पाई एफ, ओमेगा की जगह बेटा लिख दीजिएगा 2 पाई एफ। एंड नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी। आपको के की वैल्यू गिवन है, आपको मास की वैल्यू गिवन है, ग्राम में किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है जनाब, मास पता है, के पता है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी आराम से आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आराम से आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी मैं आपसे नहीं कैलकुलेट करवा रहा। सी पार्ट बेटा रेजोनेंस का है, अभी रेजोनेंस को आज भी मैं टच नहीं करना चाह रहा, रेजोनेंस के सारे क्वेश्चन में एक साथ करा लूंगा, रेजोनेंस को अभी मैं छोड़ रहा हूँ, रेजोनेंस को। क्वेश्चन नंबर 10 को भी किसी वजह से मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एसएचएम कम है, और एएस की फिजिक्स का हुक्स लॉ
और पूरा डिफॉर्मेशन का चैप्टर उन्होंने इस एक सवाल में डाल दिया है। इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 को पर कराऊंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि एक सिंपल पेंडुलम मेटल स्फेयर और थ्रेड से बांध के लटका दिया। मास 94 केजी, इसकी हाइट अभी इसकी हाइट 0.9 सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, इसकी हाइट 0.9 सेंटीमीटर। स्फेयर को रिलीज कर दिया, स्फेयर ऑसिलेशन कर रहा है, स्फेयर एसएचएम कर रहा है। एसएचएम की डेफिनेशन नहीं बता रहे आपको। सवाल है सवाल है बताइए काइनेटिक एनर्जी स्फेयर की कितनी होगी जब स्फेयर वापस आ जाए उस जगह पर जहां से डिस्प्लेस किया था। डिस्प्लेस तो ऊपर जाके पढ़ते हैं डिस्प्लेस कहाँ किया था। ऊपर जाके पढ़ते हैं कहाँ डिस्प्लेस किया था, जरा सुनिएगा। कह रहे हैं स्फेयर का मास इतना है, स्फेयर को डिस्प्लेस किया वन साइड वन साइड और वन साइड ले गए डिस्प्लेस करके 12.7 सेंटीमीटर अवे। स्फेयर को 12.7 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर दिया। जब आपने 12.7 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया। और जब एक्सट्रीम पोजीशन पर आ गया, डिस्प्लेस्ड पोजीशन इन दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीम पोजीशन, तो सर एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड भी जीरो होती है और काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होती है। एट एक्सट्रीम पोजीशन स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर जीरो। स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर जीरो। एंड नाउ दे आर आस्किंग कैलकुलेट टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सर टोटल एनर्जी का नाम सुनते ही जहन में बात आती है हाफ मास ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। एक्स नॉट नजर भी आ रहा है, लेकिन जनाब एक्स नॉट पता है, मास भी पता है, लेकिन क्वेश्चन में ओमेगा नहीं पता। ओमेगा पता ही नहीं है, ओमेगा नहीं पता है। और क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में ओमेगा पूछ रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में ओमेगा पूछ रहे हैं। तो यहाँ से और ये बात पता चल गई कि ओमेगा गिवन नहीं है, ओमेगा को नेक्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करना है। इसलिए टोटल एनर्जी जो हमें फॉर्मूला याद है उससे कैलकुलेट नहीं होने वाली। टोटल एनर्जी हमारी उससे कैलकुलेट नहीं होने वाली। फिर क्या करें? तो भाई बॉब को जमीन से ऊपर लेके गए हो और कभी भी कोई ऑब्जेक्ट जमीन से ऊपर गया हुआ हो तो उसमें आ जाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। मास 94 ग्राम, इसको आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे। ग्रेविटी 9.8, हाइट 0.9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करोगे और मीटर में कन्वर्ट करके आप इसकी निकालोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये बेटा आएगी 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो जब बॉब यहाँ पर है तो उसमें टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। और जब आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ गई तो सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काम करेगी टोटल एनर्जी का। और फिर उस टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में से आप कैलकुलेट कर सकोगे ओमेगा। ठीक है जनाब, जहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इट इज टोटल एनर्जी 8.3 एक्सपोनेंट माइनस 3। ठीक है जनाब, फिर आप देखिए हाफ आपको पता है, मास दिया हुआ है। एम्पलीट्यूड कितना होगा? सर एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से डिस्टेंस 12.7 सेंटीमीटर। सर 12.7 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड। तो सारी वैल्यूज गिवन है, आप आराम से
ओमेगा कैलकुलेट कर लोगे और शो दैट है, तो बेटा आप इस नंबर को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो सवाल सिंपल है, इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे, तेज तेज भाग रहे हैं। सी पार्ट में आ जाए। सी पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि पेंडुलम का टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन है लेंथ बताइए कितनी होगी, क्वेश्चन है लेंथ बताइए कितनी होगी। तो सर लेंथ कैसे निकालेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। ये बताइए, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है ना। जहाँ टाइम लिखा है ना, टाइम को रिप्लेस करा दीजिए 2 पाई अपॉन ओमेगा से, ठीक है ना। ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है। इसमें से टी को सब्जेक्ट बना लें और इस टी को यहाँ लाके पुट कर दें। पुट कीजिएगा बेटा यहाँ पे लाके, टाइम की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा और इसको रेसिप्रोकल कर लें तो 1 अपॉन ओमेगा बन जाएगा। ओमेगा, बल्कि ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही रहने दें। 1 अपॉन ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। स्क्वायरिंग करेंगे तो बेटा अंडर रूट कट जाएगा। वी हैव टू कैलकुलेट एल, तो एल को सब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने 2 पाई कैंसिल किया, 1 अपॉन ओमेगा को एज इट इज छोड़ दिया, अंडर रूट खत्म करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एल इज इक्वल टू जी उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। जी है बेटा 9.8, ओमेगा ओमेगा 3.3 है बेटा, ओमेगा 3.3 है, तो 3.3 का करेंगे स्क्वायर, 3.3 का करेंगे स्क्वायर, और जब आप इसको करेंगे सॉल्व तो आपको लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी, लेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है जनाब, चैप्टर मेरे ख्याल में आसान है। अगर फॉर्मूलाज आते हों तो फार्मूला पुट करते चले जाएं, क्वेश्चन सॉल्व होता चला जाता है। फॉर्मूलाज पुट करते चले जाएं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, अगेन क्वेश्चन नंबर 12 में पेंडुलम का क्वेश्चन है। एसएचएम की डेफिनेशन पूछ रहा है जो कि आपको आती है, हम नहीं करा रहे। आगे चले। सर वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी का ग्राफ दिया हुआ है। अच्छा, वेलोसिटी के ग्राफ में आपको पहले ही एक बात सिखाऊं जो कल भी सिखाई थी, दोबारा बता रहा हूँ। वेलोसिटी के ग्राफ से हम दो बातें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक तो एम्पलीट्यूड पता चल जाता है, वेलोसिटी के ग्राफ से एम्पलीट्यूड पता चल जाता है, वेलोसिटी के ग्राफ से मैक्सिमम वेलोसिटी पता चल जाती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा एक्स नॉट। तो सोचिए अगर मैक्सिमम वेलोसिटी पता है, एम्पलीट्यूड पता है, तो इस ग्राफ से ओमेगा कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर ओमेगा में से कैपिटल टी निकाल सकते हैं, ओमेगा में से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये मैं एक जनरल डिस्कशन कर रहा हूँ कि इफ़ यू आर गिवन वेलोसिटी ग्राफ, तो वेलोसिटी ग्राफ से मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, ओमेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये चीज़ें निकाली जा सकती हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर पूछ रहे हैं डिटरमिन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताएं, फ्रीक्वेंसी बताएं। तो मेरा तो मशवरा ये है कि इस सवाल को आप खुद से कर सकते हैं। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू किसी स्टूडेंट से पढ़वा लेते हैं। बेटा ईमान, क्या आप ग्राफ पढ़ के हमें बता सकती हैं व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी? मैक्सिमम वेलोसिटी का बेटा क्या नंबर आपको लग रहा है ग्राफ में ईमान? इट इज बिटवीन 0.2 एंड 0.3, सो इट इज 0.25। ठीक है बेटा, बिल्कुल बिटवीन में आ रहा है। ठीक, और इसी तरह एम्पलीट्यूड भी बेटा पढ़ के बता सकते हो, एम्पलीट्यूड कितना लग रहा है, एम्पलीट्यूड कितना लग रहा है। एम्पलीट्यूड बेटा ये 8, जी सही बताया आपने, 8, 8.2, दिस इज 8.4, एम्पलीट्यूड इज 8.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये तो ऑलरेडी मीटर में। तो यहाँ से पहले आप कैलकुलेट करोगे ओमेगा, और ओमेगा से आप निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी, ओमेगा में से आप निकाल लोगे फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन आसान है इसलिए थोड़ा तेज भाग रहा हूँ।
मैक्सिमम वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी आ गई। अच्छा, फिर आपसे एक और बात कह रहे हैं कि आपको जब टाइम पता है तो कैलकुलेट लेंथ ऑफ पेंडुलम। सर ये बात तो अभी भी आपने पिछले पार्ट में पढ़ाई है कि जहाँ टाइम लिखा है ना बेटा, जहाँ टाइम लिखा है तो टाइम की जगह ओमेगा रिप्लेस कर दो। टाइम की जगह लिख दो 2 पाई अपॉन ओमेगा। टाइम की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा। और अब मान लें कि ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह बन गया है, जिसमें से आपको एल कैलकुलेट करना है। अभी पिछला सवाल मैंने पूरा कराया है, एल कैलकुलेट करना बेटा पिछले सवाल में मैंने पूरा सिखाया है। तो सीख लीजिए कि टाइम का फॉर्मूला दिया हुआ हो तो ये कर सकते हैं। अलबत्ता क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है, आप जानते हो यूजुअली इसके अंदर कोई बहुत मुश्किल बात डाल देते हैं। तो जरा गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। कह रहे मेरे पास एक दूसरा पेंडुलम है जिसका नाम है क्यू। जो अभी पेंडुलम ऊपर वाला था उसका नाम था पी। कह रहे मेरे पास एक दूसरा पेंडुलम है उसका नाम है क्यू। उसको भी मैंने धागे से लटका दिया। दोनों स्फेयर एक जैसे, लेकिन धागा लेंथ क्यू की लॉन्गर है। क्यू की लेंथ ज्यादा है। क्यू की लेंथ ज्यादा है। ख्याल कीजिएगा, क्यू की लेंथ ज्यादा है। बताइए अगर लेंथ ज्यादा हो गई तो लेंथ ज्यादा होने से वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा। पेंडुलम की लेंथ ज्यादा कर दें तो वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, तो गौर से देखिएगा बेटा। सर अगर आपने पेंडुलम की लेंथ ज्यादा कर दी ना तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। सही है। और अगर टाइम ज्यादा हो गया, अच्छा, और सिर्फ यही नहीं बोल रहे कह रहे हैं स्केच द वेरिएशन। वेरिएशन बना के भी दिखाएं। ठीक है जी, ये भी बना के दिखाते रुक जाए। सर लेंथ ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। ठीक है जी। और अगर टाइम ज्यादा हो गया तो आपको पता है मैक्सिमम वेलोसिटी बेटा जरा मुश्किल सवाल है, गौर से सुनना, लिख के कीजिएगा। सर मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा एक्स नॉट। सर ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। ठीक है जी। गौर से देखिएगा, अगर लेंथ ज्यादा हो गई तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, और अगर टाइम ज्यादा हो गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो जाएगी। मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने ये शुक्र है ये नहीं बताया कि लेंथ कितनी ज्यादा है। खुदा न खास्ता बता देते 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम नंबर दे देते तो हमें एक्यूरेट वेलोसिटी निकालना पड़ती। अभी एक्यूरेट नहीं निकालना, रफ निकालना है। तो एक आखिरी दफा सुना रहा हूँ, पेंडुलम की लेंथ ज्यादा है। सर लेंथ ज्यादा तो टाइम ज्यादा। और सर अगर टाइम ज्यादा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कम। टाइम ज्यादा तो मैक्सिमम वेलोसिटी कम। क्वेश्चन में गिवन है सेम एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन में गिवन है सेम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सेम रखना है, एम्पलीट्यूड सेम रखना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कम कर दो। जरा चलिएगा ऊपर। एम्पलीट्यूड सेम रखना है, मैक्सिमम वेलोसिटी कम कर दें, मेरी मर्जी जितनी भी कम कर लूं। तो मैंने 2 से 2 डिवीजन नीचे और 2 से 2 डिवीजन नीचे मैंने प्लान कर लिया कि मैं इन पॉइंट से गुजार के एक ग्राफ बनाऊंगा। इन पॉइंट से गुजर के ग्राफ बनाऊंगा। तो ये बेटा मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की है, और ये ग्राफ थोड़ा सा मेरा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है ना, लेकिन काफ़ी बेहतर है। और इस ग्राफ के अंदर क्या खास बात है सर, आपके ग्राफ में एम्पलीट्यूड कीपिंग सेम, एम्पलीट्यूड कीपिंग सेम। मैंने एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं लाया। एम्पलीट्यूड सेम है, लेकिन मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू पहले थी 0.25, अब मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू 0.2 से मैंने थोड़ी सी कम रखी है, जो ग्राफ में मेरे से थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। तो बस ये मैंने ग्राफ बना दिया है जिसमें एम्पलीट्यूड सेम रखा है, मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू को थोड़ा सा कम रखा है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू को थोड़ा सा कम रखा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकना चाहेंगे क्योंकि इतने सारे सवाल हमने आज की क्लास में कर लिए हैं। और मैंने आपसे कहा था कि हम ऑसिलेशन के चैप्टर को 4 क्लासेस देने का प्लान रखते हैं। तो इस हफ्ते की हमने 3 क्लासेस कर ली हैं। नेक्स्ट वीक की इंशाल्लाह एक क्लास और करेंगे जिसमें हम रेजोनेंस को डिस्कस करेंगे, और फिर इसके अंदर भी 6-7 सवाल आपको और करा देंगे। और जब ये तकरीबन 17-18 सवाल हो जाते हैं तो फिर मुझे चाहिए कि मैं आपका नेक्स्ट वीक एक टेस्ट लूँ
ताकि मुझे पता चले कि आपको ऑसिलेशन का चैप्टर समझ में आया है या नहीं। तो इंशाल्लाह तकरीबन 20 सवालात हम आपको इस चैप्टर के लाइव क्लास में करा देंगे, और पुरानी रिकॉर्डिंग में पीछे के सवाल भी मैं आपको दे सकता हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को और पीछे के सवाल चाहिए हो तो वो सारी रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन हम लाइव क्लास में अगर 20 के करीब सवाल कर लें तो मेरे ख्याल में एसएचएम हमारे लिए काफ़ी होगा। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वन मोर क्लास हम इस टॉपिक पे करेंगे और फिर आपसे टेस्ट लेना चाहेंगे। तो रिकॉर्डिंग बंद कर